मुझे जन्म से ही दो दिल मिले थे, जबकि मेरे भाई यी फैन को जन्म से ही हार्ट डिजीज थी। इसलिए मेरे मॉम डैड मुझे फोर्स कर रहे थे कि मैं अपना एक दिल उसे डोनेट कर दूं, वरना वो मुझे हमेशा के लिए गांव में फेंक आएंगे। मैंने सीधा उनसे दूर गांव जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि अपना दिल देने का मतलब था मेरी पक्की मौत। बाद में जब मेरी शादी हुई तो मेरे भाई ये फैन की बीमारी वापस अचानक ट्रिगर हो गई। इस बार मेरी पत्नी लियू रुयान ने भी मुझ पर दबाव डाला कि मैं अपना दिल उसे दे दूं। सिर्फ एक दिल ही तो मांग रही हूं, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? लेकिन मैं भी तो जीना चाहता हूं, बिना दिल के मैं जिंदा कैसे बचूंगा? लियू रुयान का चेहरा एकदम कठोर हो गया। तुम्हारे पास दो दिल हैं, अगर एक दे भी दोगे तो दूसरे के सहारे जिंदा रहोगे। लेकिन तुम्हारा भाई अलग है, तुम्हारे दिल के बिना उसका सिर्फ मरना तय है। मैंने बचपन में ही एक सर्जरी करवाई थी, मैं अपना एक दिल पहले ही डोनेट कर चुका हूं, और मेरा वो दिल अभी इसी वक्त तुम्हारे ही अंदर धड़क रहा है। लेकिन लियू रुयान को लगा कि मैं अपना दिल न देने के बहाने बना रहा हूं। उसने मुझे फोर्सफुली ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया और एनेस्थेटिस्ट को मुझे एनेस्थीसिया देने का ऑर्डर दे दिया। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा बचा लूंगी। लियू रुयान के मेंटर ने पहले भी हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी सक्सेसफुली की थी, इसलिए उसके अंदर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो मुझे मौत के मुंह से बचा लेगी। जब तुम्हारा भाई पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा तो तुम्हारी सारी फैमिली तुम्हें अपना लेगी, और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कुछ ही देर बाद लियू रुयान ने मेरी बॉडी से मेरा वो इकलौता दिल निकाल लिया। उसने बिना उसे ठीक से चेक किए उस दिल को उठाया और सीधा मेरे भाई ये फैन के ऑपरेशन थिएटर की तरफ भाग गई। मैं वहां ऑपरेशन टेबल पर बिल्कुल अकेला आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी मॉनिटरिंग मशीन के शार्प बीप साउंड ने वार्ड में खड़े डॉक्टर्स की नींद उड़ा दी। ये मर कैसे गया? क्या इसके पास दो दिल नहीं थे? लियू रुयान का एक कॉलीग बहुत घबराया हुआ था। तभी वहां खड़े एक दूसरे डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर लियू रुयान ने कहा था कि इसके साथ जो चाहो करो। मर गया तो अच्छा ही हुआ, इसने काम ही इतने घटिया किए थे। अपने सगे भाई को मरते हुए छोड़ देने की बात तो दूर, इसने तो डॉक्टर लियू रुयान को भी सेड्यूस करने की कोशिश की थी। पहले कॉलीग ने पूछा, तो अब इस बॉडी का क्या करें? किसी का यहाँ आकर क्लेम करने का वेट करते हैं, अगर कोई नहीं आया तो मॉर्ग वालों को इसे खुद डिस्पोज करने देंगे। ये बोलकर उस ऑपरेशन रूम के सारे डॉक्टर्स वहां से निकल गए, और दूसरी तरफ लियू रुयान पूरे फोकस के साथ ये फैन की सर्जरी कर रही थी। वो काफी कॉन्फिडेंट थी, पर अपनी पूरी लाइफ में उसने कभी हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया था। पर किस्मत से कुछ ही घंटों बाद उसने सक्सेसफुली सर्जरी पूरी कर ली। जब ये फैन की हालत स्टेबल हो गई तब जाकर उसको मेरी याद आई। लियू रुयान वापस ऑपरेशन थिएटर में मुझे देखने जाने ही वाली थी कि कॉरिडोर में उसकी मुलाकात अपने उसी कॉलीग से हुई। उसने पूछा, मेरा हस्बैंड कहाँ है? कॉलीग ने थोड़ा सोचा और बोला, क्या वो अभी तक वार्ड में वापस नहीं गया? फिक्र मत करो, सर्जरी के बाद जरूर कोई ना कोई नर्स उसका ध्यान रख रही होगी। लियू रुयान को इन बातों में कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसको लगा कि हॉस्पिटल के स्टाफ की वजह से वार्ड की नर्सेज मेरी स्पेशल केयर तो कर ही लेंगी। ये सोचकर लियू रुयान सुकून से वापस अपने ऑफिस आई और अपने रेगुलर काम में लग गई। एक दिन गुजर गया, ये फैन आखिरकार होश में आया और लियू रुयान उसके बिल्कुल बगल में बैठी थी। तुम फाइनली उठ गए, सर्जरी बहुत स्मूथ गई है, अब तुम्हारे नए दिल में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये फैन ने अपने नए दिल पर हाथ रखा। ये सोचकर कि सालों से परेशान करने वाली बीमारी अब जा चुकी है, वो रोते हुए लियू रुयान के गले लग गया। लियू रुयान उसकी पीठ सहलाने लगी और उसे इमोशंस पर कंट्रोल रखने को कहा। वार्ड की एक नर्स ने यह देखा तो मजाक में बोली, डॉक्टर लियू रुयान सच में अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हैं। ये सुनते ही लियू रुयान फ्रीज हो गई। उसे तुरंत याद आया कि मैं अभी भी हॉस्पिटल के किसी दूसरे वार्ड में पड़ा हूं। उसने तुरंत क्लियर किया, आपको गलत फहमी हुई है, ये मेरा हस्बैंड नहीं है। तुम आराम करो, मैं फांग युआन को एक बार देख कर आती हूँ। और जैसे ही लियू रुयान उठने वाली थी, ये फैन ने अचानक उसका हाथ कस के पकड़ लिया। मैंने पेरेंट्स से मेरी इस सर्जरी का सच छुपाया है। ये मेरी रिकवरी का सबसे क्रूशियल टाइम है। अगर मेरे आसपास कोई नहीं होगा तो मुझे डर है कि मैं अकेले ठीक नहीं हो पाऊंगा। लियू रुयान ने ये फैन का बीमार फेस देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने दिमाग में ये भी सोचा कि डॉक्टर्स और नर्सेज वहां मेरी थोड़ी बहुत केयर तो कर ही रहे होंगे। ठीक है, मैं कुछ दिन और यहाँ तुम्हारे पास रुकूंगी। उधर मॉर्ग के उस ठंडे कमरे में एक स्टाफ मेरी अकेले पड़ी बॉडी को घूर रहा था। 2 दिन बीत गए और कोई इस बॉडी को क्लेम करने नहीं आया। अब इसका क्या करें? दूसरा स्टाफ जो सफाई कर रहा था बोला, क्या घूर रहे हो खड़े होकर, जल्दी इसको पैक करो ताकि हम टाइम पर शिफ्ट खत्म करके निकलें। उन दोनों ने मिलकर एक गार्बेज बैग लिया और मेरी बॉडी को केयरलेसनेस के साथ उसमें फेंक दिया। 2 दिन और गुजर गए। जब लियू रुयान ने देखा कि ये फैन अब रिकवर हो रहा है तब जाके उसे मेरी दोबारा याद आई। पर जब वो मेरे वार्ड में आई तो बेड पूरा खाली पड़ा था। एक नर्स वहां की बेडशीट चेंज कर रही थी। उसने पूछा, इस बेड का पेशेंट कहाँ है? नर्स ने उसकी तरफ देखा और बोली, ओ डॉक्टर लियू रुयान, वो तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। नर्स का जवाब सुनकर लियू रुयान काफी चिढ़ गई। उसने माइंड में सोचा, मैंने हाल ही में उसकी सर्जरी की थी, ठीक से हॉस्पिटल में रेस्ट करने के बजाय वो सीधा यहाँ से भाग गया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और मेरा नंबर डायल किया, पर कॉल लग ही नहीं रही थी। ठीक है, अगर इसमें इतना ही एटीट्यूड है तो बाहर जाके सड़कों पर मरे।
मुझे दोबारा फोन मत करना। लियू रुयान भड़कती हुई ये फैन के कमरे में वापस आई। ये फैन ने उसकी इरिटेशन देखी और कहा, क्या फैंग युआन मुझसे अभी भी इतना नाराज है? वो तुम्हें माफ नहीं कर रहा है ना? सब मेरी गलती है, मैं अभी जाता हूँ और उसके सामने सब क्लियर करता हूँ। तुम दोनों मेरी वजह से आपस में मत लड़ो। ये फैन बेड से जल्दी उठने की एक्टिंग करने लगा। लियू रुयान ने उसे फौरन रोका। तुम उसकी इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ अपनी रिकवरी पर होना चाहिए। जिस दिन तुम डिस्चार्ज होगे, तुम्हारे पेरेंट्स ये गुड न्यूज़ सुनकर जश्न मनाएंगे। और जहां तक फॉन्ग युआन का सवाल है, वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा। वो तो कब का यहाँ से डिस्चार्ज हो चुका है। तभी लियू रुयान के दिमाग में मेरा गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा घूम गया जब मैं ऑपरेशन टेबल पर जान की भीख मांग रहा था। इस बात से उसे अंदर ही अंदर अजीब सी चुभन महसूस हुई। वो अब तक समझ नहीं पा रही थी कि मैं ये फैन का खून का रिश्ता होकर भी उसे मरते हुए कैसे छोड़ सकता था। और फिर ये फैन को देखती थी जो खुद बीमार होकर मेरी परवाह कर रहा था, जिससे उसे रियलाइज हुआ कि मैं ये फैन के बराबर बिल्कुल नहीं हूं। उसने तय किया, अगर मैं गुस्से में इतनी जिद पकड़कर यहां से चला ही गया हूं, तो अच्छा है मैं अकेले रहकर अपना गुस्सा ठंडा करूं। जब ये फैन डिस्चार्ज होगा, वो मुझे बुला लेगी। डॉक्टर्स के ऑफिस में सभी कॉलीग्स आपस में गॉसिप कर रहे थे। लियू रुयान के आते ही सब एकदम शांत हो गए। तुम लोग अभी क्या बातें कर रहे थे और क्या करेंगे? हम तो बस तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड के डीप कनेक्शन की बातें कर रहे थे। लियू रुयान को लगा कि अगर मैंने फोर्स किए जाने पर भी अपना दिल डोनेट किया है, तो इसका मतलब मैं डेफिनेटली उससे बेहद प्यार करता हूँ, मजबूरी में ही क्यों ना हो। पर मैंने एक जान तो बचाई है। ये सोचकर उसने मेरे गायब होने को मेंटली माफ कर दिया। पर कॉल्स का जवाब न देने पर वो अभी भी भड़की हुई थी। उसके कॉलीग ने उसका फेस ऑब्जर्व किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्जरी की वजह से तुम्हारे हस्बैंड का मूड ऑफ हो? ऑपरेशन के बाद ऐसा होना बहुत नॉर्मल बात है। तुम उसे थोड़ा स्पेस दो और उसके लिए कुछ ऐसा करो जिससे उसका मूड अच्छा हो जाए। ये एडवाइस सुनकर लियू रुयान के चेहरे की टेंशन गायब हो गई। उसे याद आया कि हमारे अपार्टमेंट के पास वाली शॉप के केक्स मुझे बहुत पसंद थे। शिफ्ट खत्म होते ही वो सीधा केक्स लेकर अपार्टमेंट में आई। हस्बैंड, देखो मैं तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्री लाई हूँ। घर में कोई रिप्लाई नहीं मिला, और जैसे ही उसने बॉक्स टेबल पर रखा, उसकी नज़र उन पेपर्स पर पड़ी जो मैंने टेबल पर एक हफ्ते पहले ही छोड़ दिए थे। हमारे डिवोर्स पेपर्स। जिस पल मुझे पता चला था कि वो मेरा दिल निकलवाना चाहती है, मैंने उसी पल डिवोर्स का फैसला फाइनल कर लिया था। लियू रुयान डिवोर्स पेपर्स देखकर शॉक में थी। क्या सच में? एक मामूली से दिल की ही तो बात थी और सिर्फ इस छोटी सी बात पर इसने मुझसे डिवोर्स मांग लिया। लियू रुयान ने गुस्से में आकर वो केक कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। अगर नहीं चाहिए घर तो हमेशा के लिए दफा हो जाओ यहाँ से। तभी उसका फोन बजा। लियू रुयान ने स्क्रीन देखी। रुयान बेटा, आजकल फांग युआन कहाँ है? ये मेरे डैड थे। उनका मुझे लेकर फोन करना बहुत रेयर था, क्योंकि वो अपनी सारी लाइफ सिर्फ और सिर्फ ये फैन के बारे में ही सोचते थे। लियू रुयान ने सोचा, और उसे लगा कि सिर्फ मेरे मॉम डैड के प्रेशर से ही मैं वापस लौटूंगा। वैसे भी ये फैन काफी स्टेबल था, तो उसने फाइनली मेरे डैड को ये फैन की ट्रांसप्लांट सर्जरी की पूरी न्यूज बता दी। सुनते ही दोनों पेरेंट्स रात के वक्त हॉस्पिटल पहुंच गए। तीनों गले मिलकर रोए। तब मेरे पेरेंट्स ने पूछा, तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? जब वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट था, तब भी उसने आकर तुम्हें नहीं देखा? ये फैन ने नाटक करते हुए कहा, भाई तो काफी दिन पहले ही यहाँ से डिस्चार्ज हो गया है। मेरी मॉम का मूड तुरंत भड़क गया। वाओ, उसकी फिटनेस चेक करो, सर्जरी के 2 दिन बाद ही निकल गया। क्या उसे लगता है बाहर उसकी मौत उसका इंतजार नहीं कर रही? मेरे डैड ने उसे टोका, कैसी बकवास कर रही हो? ये फैन का ऑपरेशन तो हो गया, पर कल को आगे जाकर उसकी हेल्थ में इशू आया और फैंग यूएन जिंदा न बचा, तो ये फैन का क्या फ्यूचर रहेगा? मेरी मॉम ने अपने मुंह पर ही थप्पड़ मारा। थू थू। अगर उस फैन युआन को किसी वजह से मरना ही है, तो पहले ये फैन की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, फिर मरे। ये फैन बेटा, तू चिंता मत कर, तेरे मॉम डैड हमेशा तुझे प्रोटेक्ट करेंगे। ये फैन अपने पेरेंट्स का इतना ब्लाइंडली सपोर्टिव रिस्पॉन्स सुनकर दिल ही दिल में स्माइल कर रहा था। अगले दिन जब लियू रुयान कमरे में आई, वहां एक परफेक्ट लविंग फैमिली पिक्चर चल रही थी। ये फैन और मेरे मॉम डैड आपस में इमोशनल मोमेंट्स शेयर कर रहे थे। लियू रुयान को ये थोड़ा चुभने लगा, क्योंकि उसने मेरे पेरेंट्स को मेरे साथ कभी ऐसा प्यार दिखाते हुए नहीं देखा था। अरे यार रुयान, ये फैन को नया दिल मिलने के पीछे तुम्हारा ही बड़ा हाथ है। लियू रुयान ने उनसे डायरेक्टली पूछा कि क्या मेरा कोई अता पता मिला? मेरा नाम सुनते ही पेरेंट्स नाराजगी और इरिटेशन में बोले, उस वेस्ट इंसान के चक्कर में अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो? वो डिस्चार्ज हो चुका है, इसका मतलब वो जिंदा और परफेक्ट है। तुम अपना पूरा ध्यान बस ये फैन पर लगाओ। मेरे मॉम डैड हमेशा से अपने बड़े बेटे ये फैन और लियू रुयान की सेटिंग करवाना चाहते थे, पर ये फैन की क्रिटिकल कंडीशन के चलते उन्होंने इस बारे में खुलकर कभी बात नहीं की थी। पर अब नए दिल आने से चांसेस पूरे थे। अगर मेरा और उसका डिवोर्स फाइनल हो जाए, तो ये फैन इजीली मेरी जगह फिक्स हो जाएगा। तभी एक स्टाफ रूम में एंटर हुई और हंसकर बोली, वाह डॉक्टर लियू रुयान, आप सच में अपने इस हस्बैंड से बहुत प्यार करती हैं, जो लगातार ऐसे ख्याल रखती हैं। पेरेंट्स को तो ये सब ठीक ही लगा, और वहां लेटा ये फैन ब्लश करने लग गया। पर खड़ी लियू रुयान एकदम से भड़क गई।
तुम्हें किसने कह दिया कि ये इंसान मेरा हस्बैंड है? कॉलीग ने उसके गुस्से को लाइटली लिया और हंसते हुए चली गई। ओहो, वार्ड में सब पब्लिक जानती है, नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। मेरे डैड ने जल्दी से लियू रुयान का हाथ पकड़ लिया। बुरा मत मानो, जब फंग युआन यहाँ है ही नहीं, तो अगर दूसरे तुम्हारे रिश्ते को वैसे ही समझते हैं तो इसी बहाने ये फैन को हॉस्पिटल स्टाफ से एक्स्ट्रा वीआईपी सर्विस मिल जाएगी। ये सुनकर और वहां ये फैन का बदला हुआ एटीट्यूड देखकर लियू रुयान बहुत इरिटेट हो गई। वो अपना गुस्सा पीते हुए वापस अपने ऑफिस आई। वो उस कॉलीग की शिकायत करने ही वाली थी कि अचानक खबर आई कि उसका मेंटर प्रोफेसर ली देहाई अचानक हॉस्पिटल में आया है। ल्यू रुयन फुल स्पीड में डायरेक्टर के कैबिन में जाती है। सर, आपसे मिले हुए बहुत साल बीत गए, आपकी हेल्थ कैसी चल रही है? ली देहाई ने हंसकर वेलकम किया। मैंने भी सुना कि तुम खुद के दम पर अब हार्ट ट्रांसप्लांट्स परफॉर्म कर रहे हो, कमाल कर दिया। मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने बचपन में तुम्हारा वो ट्रांसप्लांट हैंडल किया था, मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि तुम एक दिन इतने सक्सेसफुल लेवल तक पहुंचोगी। लियू रुयान शॉक में फ्रीज पड़ गई। सर, आप एक्चुअली किस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं? अरे, तुम्हारा खुद का वो हार्ट ट्रांसप्लांट जो तुम्हारी जान बचाने के लिए हुआ था। प्रोफेसर के स्टेटमेंट से उस रूम में अजीब सी शांति छा गई। अचानक बाहर से एक स्टाफ भाग कर आया। डॉक्टर लियू रुयान, एक इमरजेंसी है। बेड नंबर 32 में पेशेंट की फैमिली आपस में लड़ रही है। बेड 32 सुनते ही उसके दिमाग में ये फैन आया और वो अपना सारा ध्यान लेकर वहां भागी। रूम में घुसते ही उसे एक जानी पहचानी आवाज आई। तुम अपना ये झूठ अब भी छुपा रही हो? मेरे भतीजे का दिल ही तो यहाँ तुम्हारी बेटी की जिंदगी बचा रहा है। लियू रुयान इंस्टेंटली उनके बीच कूदी। हाँ, वही, उस फांग युआन का एक दिल इस टाइम तुम्हारे सामने ही धड़क रहा है। लियू रुयान शौक और परेशानी में उस औरत की ओर मुड़ गई। अचानक मेरे आखिरी शब्द उसके कानों में गूंज उठे। यह हो क्या रहा है इधर? मॉम डैड, वार्ड में प्रैक्टिकली मेरी थर्ड आंटी झगड़ा कर रही थी। मेरे पेरेंट्स को पीछे खड़ा देख उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, पर मेरे पेरेंट्स उसे लगातार इग्नोर मार रहे थे। थर्ड आंट तुरंत लियू रुयान की ओर पलटी। रुयान बेटी, तुम सेफ तो हो ना? और अचानक वो मेरे पेरेंट्स की तरफ शक से देखने लगी। भैया, आप मेरी इस रुयान बेटी को कैसे जानते हैं? मेरे पेरेंट्स को रिएक्शन देते उससे पहले वार्ड का दरवाजा जोर से खुला और वहां मेरे थर्ड अंकल आ गए। उसने जबरदस्ती अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश करने लगा। लियू रुयान हर हाल में सच्चाई जानना चाहती थी। 1 मिनट, इस बात का मतलब क्या निकला कि मेरे अंदर वही दिल धड़क रहा है? पर वहां मौजूद उसकी अपनी मां ने आगे बढ़कर लियू रुयान को फौरन चुप रहने का इशारा कर दिया। कुछ देर बाद थर्ड आंट अंकल के साथ वापस आई। फेक स्माइल लगाकर बोली, अरे बेटी, मैं ही पागल हूं, लगता है कंफ्यूजन में कुछ भी बक दिया। तुम इस बात पर ध्यान मत दो। थर्ड अंकल ने उसे हल्का थप्पड़ सा मारते हुए पीछे किया। माफ करना बेटी, इसकी बदतमीजी के कारण तुम्हें झेलना पड़ा। मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ से दिल से सॉरी बोलता हूँ। लियू रुयान कंफर्म डाउट में फंसी हुई थी कि अचानक सब पलट कैसे गए। वो दोबारा सवाल करती कि मेरे डैड ने फुल गुस्सा दिखाते हुए कहा, बस बहुत हो गया ये तमाशा। मान लिया रुयान आज इस घर का हिस्सा है, पर आगे से रिस्पेक्ट भूलकर ये सब घटिया हरकतें मत दिखाना। जब सारा फैमिली ड्रामा शांत हुआ, लियू रुयान प्रैक्टिकली अपने अकेले माइंड स्पेस में चली गई। उसे खुद अपने ऑपरेशन का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जब ली देहाई ने बात शुरू की थी तब उसे डाउट गया कि शायद प्रोफेसर की मेमोरी कमजोर हो गई होगी, पर जब एक अनजान औरत आकर प्रैक्टिकली वही बात सबके सामने रिपीट कर रही हो तो मामला बहुत सीरियस था। लियू रुयान मेरे पेरेंट्स को इग्नोर करती हुई डायरेक्ट अपनी मॉम का हाथ पकड़कर प्राइवेट रूम में घुस गई। माँ, तुम स्ट्रिक्टली मुझसे क्या हाइड कर रही हो? उसकी माँ ने आंखें चला ली। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम इतना मत सोचो। मॉम की बातों से परेशान होकर उसने डिसाइड किया कि वो सीधे दिहाई सर से मिलकर सब क्लियर करेगी। ऑफिस में उसे प्रोफेसर नहीं थे। एक असिस्टेंट ने बताया कि डायरेक्टर सर ने प्रोफेसर को राउंड चेकिंग के लिए बेड 32 वार्ड में भेजा है। प्रोफेसर ली देहाई वहां ये फैन को क्लियरली एनालाइज कर रहे थे। लियू रुयान फुल स्पीड में वार्ड की तरफ भागी और चिल्ला पड़ी, सर, मैं इनकी वाइफ नहीं हूं। ये इंसान मेरे हस्बैंड का सिर्फ बड़ा भाई है। ये फैन ने अपना एक्सप्रेशन एकदम शांत रखा और चुप रहा। सारे डॉक्टर्स को ये बहुत अजीब लगा। हाँ, बट रिकॉर्ड के हिसाब से बेड 32 पर सर्जरी वाला पेशेंट तो हस्बैंड ही है ना? नहीं, मेरा हस्बैंड कब का डिस्चार्ज हो चुका है और उसका वार्ड बेड 8 पर था। ये सुन के पास खड़े डॉक्टर के हाथों से रिकॉर्ड रिपोर्ट जमीन पर धड़ाम से गिर गई। सन्नाटा पूरे रूम को घेर लेता है। तभी दरवाजे से पेरेंट्स एंट्री मारते हैं। डॉक्टर्स, अब हमारे ये फैन का अपडेट कैसा है? थर्ड आंट ठीक उनके पीछे चिपकी हुई आ रही थी। वो दरअसल उधर मुझसे पैसे मांगने आई थी। जब मेरे घर से डायरेक्ट अप्रोच किया और पता लगा कि मैं हॉस्पिटल में हूं तो वो डायरेक्ट इसी टारगेट पॉइंट पर आ गई। ली देहाई ने पेरेंट्स को देखा और उनकी डायरेक्ट नजर उस पीछे खड़ी औरत पर गई। अरे, ये कैसा अजीब कोइंसिडेंस है। तुम तो उसी डबल हार्ट वाले बच्चे की फैमिली हो ना? तुम सब इधर अचानक किस लिए? थर्ड आंट को लगा जमीन फट जाएगी। सामने खड़ा इंसान वही हेड डॉक्टर निकला। मेरी फैमिली टोटली शॉक और कंफ्यूज हुई।
मेरा बेटा फैंग युआन इन भिखारियों का बेटा कब से हो गया? लियो रुयान फुल पैनिक में देहाई सर का कोट पकड़ लेती है। सर प्लीज अभी एक्सप्लेन करो, आपने ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही? जो प्रोफेसर देहाई सच नहीं जानते थे कि ये इलीगल डीलिंग हुई है जिसने फांग युआन की आइडेंटिटी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर डाली थी। बेटा तुम खुद ही तो अपनी सर्जरी के बारे में पूछ रही थी। यही तो वो लड़का है जिसका दिल तुम्हारे अंदर लाइफ बनकर धड़क रहा है। थर्ड आन ने डर के मारे मुंह मोड़ लिया। नहीं, आप फेक कहानी बोल रहे हैं। पर मेरे पेरेंट्स वहां डर के मारे फ्रीज पड़ गए क्योंकि वो असली मैटर जानते थे कि बदकिस्मती से उस वक्त मुझे इन्हीं पैसों के भूखे लोगों के हाथों सौंप दिया था। तभी लियू रुयान की माँ वहां आ पहुंची। वो दरअसल थर्ड आंट से चुपके से सेटिंग करने आई थी, पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पूरा परिवार और प्रोफेसर ली दिहाई भी मौजूद होंगे। ली दिहाई ने कहा, तुम्हारी माँ यहाँ है, खुद पूछ लो कि सच्चाई क्या है। सबकी नजरें लियो रुयान की मां पर टिक गईं। माँ, सर जो कह रहे हैं क्या वो सच है? ली दिहाई की बातों से माँ की रूह कांप उठी। उसे समझ आ गया कि अब इस राज को राज रखना इम्पॉसिबल था। सबके सामने आखिरकार उसने हाँ में सिर हिला दिया। थर्ड आंट और अंकल को भी समझ आ गया कि उनका पर्दाफाश हो चुका है। अचानक लियो रुयन की माँ मेरे पेरेंट्स के आगे घुटनों पर गिर पड़ी। माफ कर दो समधी जी, मैं मुजरिम हूँ। रुयान के बचपन में उसे नया दिल चाहिए था, घर वाले परेशान थे। हमने किसी भी कीमत पर मैच ढूंढा और तब हमें तुम्हारे इस लड़के के बारे में पता चला। हमने इन थर्ड आंट और अंकल को भारी रकम देकर तुम्हारा लड़का खरीद लिया और वो ट्रांसप्लांट करवा लिया। हमें लगा था कि इस घटना के बाद हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे, इसलिए जब रुएन बड़ी हुई तो मैंने ये सच हमेशा के लिए छुपा लिया। पर मुझे नहीं पता था कि किस्मत उसे फांग युआन से मिलाएगी और वो दोनों प्यार में पड़ जाएंगे। मुझे माफ कर दो क्योंकि मुझे लगता था कि ये थर्ड आंट और अंकल ही इसके असली माता पिता हैं। मेरे पेरेंट्स ये सुनकर जैसे पत्थर बन गए। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि जिस बेटे पर उन्होंने कभी प्यार नहीं लुटाया उसे बचपन में ही इन लोगों ने दिल निकालने के लिए बेच दिया था। थर्ड आंट और अंकल शर्म से जमीन में गड़े जा रहे थे। वो मेरे दो दिलों का राज जानते थे, इसलिए पैसों की भूख में उन्होंने ये घटिया काम किया था। थर्ड आंट घबराते हुए बोली, रुयान बेटी, तुम्हारी तो अब फैंग युआन से शादी हो ही चुकी है ना। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह साथ हो तो आगे भी प्यार से रहो। पर लियू रियान का दिमाग पूरी तरह से फट चुका था। प्यार से रहें, आगे का क्या? वो चीखते हुए थर्ड आंट और अंकल पर टूट पड़ी और उन्हें जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? मेरे डैड पूरी तरह से सदमे थे, पर मेरी मॉम को तुरंत होश आया। अगर फांग युआन का बचपन में ही एक दिल निकाल लिया गया था, तो अब जब उसने ये फैन को अपना आखिरी दिल दे दिया, बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि मेरे डैड को जैसे बिजली का झटका लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। थर्ड अंकल हाथापाई से बचते हुए चिल्लाया, फांग युआन का दिल तो तुम्हारे ही सीने में है, तुम्हें क्या हक है मुझसे सवाल करने का? थर्ड अंकल ने एक जोर का मुक्का मारा और लियू रुयान जमीन पर गिर गई। वो वहीं पड़ी पड़ी पागलों की तरह हंसने और रोने लगी। मैं थी, ये सब मेरी गलती है। उसने मुझे इतना क्लियरली बताया था पर मैंने उसका विश्वास नहीं किया। मैंने खुद उसे इस मौत में धकेला। तभी मेरी मॉम लियू रुयान के पास भागी और चीखी, फांग युआन कहाँ है? तुम कह रही थी कि वो डिस्चार्ज हो गया है, पर आखिर वो है कहाँ? लियू रुयान अचानक होश में आई। हाँ, डिस्चार्ज का ऑफिशियल स्टैंप लगने का मतलब है कि वो मरा नहीं है। वो जरूर मुझसे नाराज होकर छिप गया होगा। वो सब क्लियर करना चाहती थी। उसे पूरा यकीन था कि मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। लियू रुयान बिना परवाह किए रिसेप्शन काउंटर पर खड़े उसी कॉलीग के सामने जा खड़ी हुई। बेड 8 के पेशेंट का डिस्चार्ज प्रोसेस किसने किया था? क्या हुआ वहां? जब इंसान इस दुनिया में नहीं रहा तो ऑफिशियली उसे डिस्चार्ज तो दिखाना ही पड़ेगा ना। लियू रुयान शौक में अपने कॉलीग को देखने लगी। उसका कॉलीग अभी भी बोल रहा था, वो सर्जरी तुमने ही तो की थी ना? जैसे ही तुम बाहर आई उसने सांस लेना बंद कर दिया था। लियू रुयान ने धीरे से कॉलीग के कपड़े से हाथ छोड़ा। वो अपना सिर हिला रही थी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। कॉलीग को लगा कि लियू रुयान पेशेंट के मरने पर अपसेट है, तो उसने उसे कंफर्ट करते हुए कहा, तुम उदास मत हो। तुम्हारे हस्बैंड ये फैन को इसने लगभग मार ही डाला था। कम से कम अपना दिल देकर उसने एक अच्छा काम तो कर लिया। अचानक लियू रुयान को एक ख्याल आया, तो बॉडी कहाँ है? कॉलीग ने कैजुअली कहा, पता नहीं, शायद डिस्पोज कर दी होगी। बॉडी मॉर्ग में कई दिनों तक पड़ी थी, पर कोई लेने नहीं आया। ये सुनकर लियू रुयान सीधा मॉर्ग की तरफ दौड़ी। उसे नहीं पता था वो अपने आप को कैसे कन्विंस करे, पर एक बार मेरी डेड बॉडी देखकर ही उसे यकीन होगा कि मैं वाकई इस दुनिया से जा चुका हूं। वहां पहुंचते ही उसने सिक्योरिटी गार्ड से मेरे बारे में पूछा, पर गार्ड को कुछ पता नहीं था। लियू रुयान निराश होकर लौट ही रही थी कि एक सफाई कर्मचारी उसके पास से गुजरा। लियू रुयान ने तुरंत मेरा फोन पहचान लिया। उस फोन की स्क्रीन पर हमारे कॉलेज के दिन की फोटो लगी थी। लियू रुयान ने उस स्टाफ का हाथ टाइटली पकड़ लिया। ये फोन कहाँ से मिला तुम्हें? कर्मचारी डर गया। ये मुझे उसी डेड बॉडी वाले बैग से मिला था, एक मुर्दे के बैग से। ये सुनकर लियू रुयान और अग्रेसिव हो गई। उसकी बॉडी कहाँ है? वो तो कब का क्रेमेटरी में जा चुका है। अब किसको पता कि उसकी राख कहाँ होगी?
राख शब्द सुनकर लियू रुयान वहीं जमीन पर गिर गई। स्टाफ डर के मारे मेरा फोन फेंक कर भागा। मैंने कुछ नहीं किया। उसकी बॉडी का कोई वारिस नहीं था। हम बस रूल्स फॉलो कर रहे थे। ये फोन रखो और मेरे पास मत आना, ये कहकर वो भाग गया। लियू रुयान के सामने फोन की स्क्रीन पर वो फोटो थी जिसमें मैं मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। फांग युआन, अब मैं क्या करूं? मैं गलत थी, मैं सच में गलत थी। मुझे माफ कर दो, वापस आ जाओ ना मेरे पास। मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं बस ये चाहती थी कि अगर तुम अपने भाई को दिल दे दोगे तो फैमिली तुम्हें अपना लेगी और तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुम चाहते थे, एक फैमिली। लियू रुयान नहीं जानती थी कि उससे मिलने के बाद मैंने फैमिली का ऑब्सेशन पहले ही छोड़ दिया था। उसने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैंने ऑपरेशन टेबल पर ही हार मान ली थी। और ये एनेस्थीसिया की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि इस वजह से हुआ था क्योंकि जिस इंसान ने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला था उसी ने मुझे वापस मौत की खाई में धकेल दिया। मरते दम तक मैं ये समझ नहीं पाया कि आखिर जो कुछ मेरा था वो मेरे भाई ने क्यों छीन लिया। मेरे मॉम डैड, मेरी वाइफ, शायद मुझे इस दुनिया में जिंदा ही नहीं रहना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ जब ये फैन की आंख खुली तो उसने देखा कि मेरे पेरेंट्स बहुत डिप्रेशन में हैं और लियू रुयान की मॉम बिल्कुल चुप है। ये फैन को लगा कि क्या मैं अचानक आकर कुछ गुस्सा करके चला गया हूं? पर ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर मैं आता तो पेरेंट्स डेफिनेटली मुझे माफी मांगने के लिए फोर्स करते। उन्हें लगता था कि थर्ड आंट और थर्ड अंकल अभी भी वार्ड के बाहर बैठे हैं। जब तक उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे वो वहीं डटे रहेंगे। ये फैन अभी यही सोच रहा था कि अचानक लियू रुयान वार्ड में आई। उसने तुरंत अपने सीने को पकड़ा और रोते हुए कहा, क्या फांग युआन अभी भी मुझसे नाराज है और इसलिए नहीं आया? मुझे पता है कि मैंने उसे हर्ट किया है, पर मैं क्या करता? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी बीमारी की वजह से मुझे जीने के लिए दिल चाहिए था। ये फैन का फेस पेल पड़ गया और वो जोर जोर से सांस लेने की एक्टिंग करने लगा, लेकिन वार्ड में किसी ने भी उसे शांत नहीं करवाया। उसने इस अजीब शांति को महसूस किया। पिछले वक्त में ऐसी सिचुएशन आती तो हर कोई मुझे टारगेट करता। लियू रुयान ने कोल्ड वॉइस में उससे पूछा, क्या तुम्हारा दिल सच में इतना खराब था कि तुम्हें ट्रांसप्लांट की जरूरत थी? ये फैन बोला, हाँ बिल्कुल, तुमने मेरे चेकअप रिपोर्ट्स खुद देखे थे। मैं ये सब फेक थोड़ी कर सकता हूँ। मैं छोटे भाई की तरह नहीं हूं कि लोगों को पैसा देकर झूठ बुलवाऊं। क्या फांग युआन ने फिर से कुछ गलत बात की है? ये फैन को समझ नहीं आया कि अचानक लियू रुयान ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है, पर मॉम डैड के सामने वो इस झूठ से पीछे नहीं हटना चाहता था। लियू रुयान चलकर ये फैन के पास आई और अपना फोन उसके सामने दिखाया। ये तुमने किया है ना? फोन में मेरी और ये फैन की पूरी चैट हिस्ट्री थी, जहां उसने मुझे साफ बताया था कि वो बीमारी का नाटक कर रहा था ताकि वो अपना हार्ट मेरे साथ रिप्लेस कर सके। ये सब प्रूफ्स उसमें थे। मैसेज स्क्रीन, तुम्हें लगता है वापस आने के बाद मॉम डैड तुम्हें प्यार करेंगे? सपने देखना बंद करो। एक गरीब इंसान कितना भी नहा ले उसमें बदबू ही रहेगी। अपनी पूरी जिंदगी उन गवारों के साथ एक गांव में बर्बाद करो। तुम्हारी लियू रुयान के साथ शादी करने की कोई औकात ही नहीं थी। मॉम डैड ने मुझे क्लियरली बोला है कि जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तब वो लियू रुयान और मेरी मैरिज करवाएंगे। देखो कैसे इस घर में तुम्हारी औकात कचरे जैसी है। मैंने अगर लियू रुयान को बोलकर तुम्हें अपना दिल मुझे देने के लिए फोर्स करवाया ना तो तुम्हें देना पड़ेगा। मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे मॉम डैड, नाबतनी, ऐसे ही इस दुनिया में रहकर क्या उखाड़ लोगे? अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो सर्जरी के लिए हाँ कह के टेबल पर ही जान दे देता। चैट की डिटेल्स बिल्कुल डिस्गस्टिंग थी, जहां मुझ पर सिर्फ बुलिंग और गालियां थीं। लियू रोयन इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि जब मैंने ये सब देखा होगा तो मैं क्या फील कर रहा हूँगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने फोन को कस के पकड़ा। सच बताओ, क्या ये सब तुम्हारा प्लान था? नहीं, फांग युआन ने खुद मेरी फेक प्रोफाइल बनाकर ये नाटक रचाया था ताकि मुझे दिल ना देना पड़े। ये फैन रोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसे मेरी मॉम बर्दाश्त ना कर पाई। उन्होंने कस के ये फैन को एक थप्पड़ मार दिया। लियू रुयान अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने ये फैन का गला जकड़ लिया। तुम सोचते हो कि तुम क्या हो? तुम्हें सीरियसली यही लगता है ना कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ तभी मैंने फांग युआन का दिल निकलवाया? मेरे डैड ने रोती हुई मुंह को बाहों में पकड़ लिया। हमने पाप किया था। हमारे परिवार में ये कैसा कहर टूट पड़ा जब ये दिखा कि अब थोड़ी ही देर में ये फैन मर जाएगा। लियू रुयान की माँ बीच बचाव कर आई, दोनों को अलग किया। उसके बाद ये फैन पेरेंट्स से बचाने की भीख मांगने लगा। ये पक्का फांग युआन की चाल है। उसने ये सब मैनेज किया है। आप जल्दी उसको खोजें, सब कुछ सच साबित हो जाएगा। ये पागलपन सुनकर अब लियू रुयान ये ड्रामा और झेल नहीं पाई। उसने साइड टेबल से एक कैंची उठाई और ये फैन के सीने में घोंप दी। एक पल में पूरा वार्ड चीखों से गूंज उठा और बेड पर यह फैन लहूलुहान हो गया। लियू रुयान अंदर से पूरी तरह मर चुकी थी। फांग युआन, देख, मैंने तेरा दिल उससे वापस ले लिया। तू आजा प्लीज, मेरे पास वापस आ, वरना तेरे बिना मैं अब नहीं जी पाऊंगी। लेकिन रूम की डरावनी चीखों के अलावा वहां उसे कोई जवाब नहीं मिला। इस इंसिडेंट के बाद लियो रुयान को मर्डर अटेम्प्ट के क्राइम में पकड़ लिया गया और ये फैन को बहुत लंबा इलाज मिलने के बाद भी बचाया नहीं जा सका।
गहरे इंटरनल वूंड की वजह से उसने दम तोड़ दिया। एक ही वक्त पर दोनों बच्चों को खोने से मेरे पेरेंट्स बहुत सदमे में आ गए और एक रात में ही उनके पूरे बाल सफ़ेद हो चुके थे। लू रुयान से मिलने जेल जाते टाइम उसकी मॉम को मेरे मॉम डैड ने एक चीज़ दी। उनकी औकात नहीं थी लिu रुयान से आंख मिलाने की। वो जानते थे कि ये कंडीशन लिu रुयान की वजह से नहीं हुई है, बल्कि इसका असली कारण उनका मुझ पर बचपन से किया गया अत्याचार था। इसलिए मेरे मॉम डैड खुद को आगे फ्यूचर में भी कभी माफ नहीं कर सकते थे। वो हमेशा इसी गिल्ट और तड़प में जिएंगे। लिu रुयान अपनी मॉम को देखकर रोने लगी। उसकी माँ ऐसी लग रही थी मानो एक ही साल में 10 साल बूढ़ी हो गई हो। जब उसकी माँ ने अपने बैग से निकाल कर लिu रुयान को वो चीज़ दी तो लिu रुयान के मुरझाए चेहरे पर एक चमक आ गई। वो एक सच्चा लव नोट था जो हमारे फर्स्ट ईयर के कॉलेज फेस्टिवल के टाइम का था। उसमें मैंने छुपके से लिu रुयान का नाम लिखा हुआ था। सच तो ये था कि मैंने उसे पहली मीटिंग में ही पहचान लिया था, लेकिन लिu रुयान ये नहीं जानती थी कि मैंने उसे किन नज़रों से देखा था। उसे तो यही लगता था कि मैं उसे सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह मानता हूँ। मुझे अच्छे तरीके से मालूम था कि मेरा रियल दिल उसी की बॉडी में था। उस टाइम लिu रुयान को एक बात याद आई कि जब मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर मुस्कुराते हुए कहा था, कितना सही हुआ है ना, अगर वो तुम थी तो सच में ये परफेक्ट है। उस वक्त लिu रुयान को इसका मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया था, पर अब वो एंड में समझ गई। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ फूट फूट कर रोते हुए उसे अपना दर्द बताने लगी कि उसने बचपन का राज क्यों छुपाया। जब पहली बार मेरी फैन युआन से बात हुई तो मैंने उसे पहचान लिया था, लेकिन मैंने उससे भीख मांगी कि वो ये राज हमेशा के लिए छुपा कर रखे, और उसने मेरी बात मान ली थी। उसी रात जेल क्वार्टर से खबर आई लिu रुयान की मौत हो गई। उसकी माँ ने जब लिu रुयान के सामान में से वो लव नोट देखा तो उसमें एक आखिरी लाइन लिखी हुई मिली, बस एक ही आखिरी ख्वाहिश है कि हम एक दूसरे की सांसों में आखिरी दम तक जुड़े रहें, मौत तक।